दोस्तों, ग्लोबल डिफेंस मार्केट में इस वक्त एक ऐसा साइलेंट शिफ्ट चल रहा है जिसने दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स को अपनी रिपोर्ट्स बदलने पर मजबूर कर दिया है। केवल 12 साल पहले जो भारत कभी सिर्फ विदेशी सप्लायर्स की शर्तों के ऊपर डील साइन किया करता था, जो भारत दशकों तक अपनी सेना की जरूरतों के लिए दूसरों का मुंह ताका करता था, जो अपनी 80% से ज्यादा मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए विदेशी सप्लायर्स के मुंह की तरफ देखा करता था, वो आज दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स का डिजाइनर बन चुका है। 1.78 लाख करोड़ रुपीस के मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के अंदर वो तब्दील हो चुका है। दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन का पूरा पावर बैलेंस सेट कर चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक रूटीन पॉलिसी चेंज है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी काम कर रही है? जिन प्राइवेट कंपनीज को कभी डिफेंस सेक्टर के दरवाजों से बाहर रखा जाता था, वो आज 42,000 करोड़ रुपए की डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे साइन कर रही हैं? आखिर कैसे एक देश जो अपनी जरूरत का ज्यादातर साजो सामान बाहर से मंगवाया करता था, वो आज दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनकर के उभरा है? और सबसे बड़ा सवाल इस पूरे खेल के अंदर वो कौन सी खुफिया लेयर है जो आम हेडलाइन से बिल्कुल गायब है? दोस्तों, आज हम इसी गहरे रणनीतिक बदलाव की एक एक परत को डिकोड करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पूरे बदलाव की शुरुआत को समझने के लिए हमें उस टर्निंग पॉइंट को देखना होगा जो हाल ही में एक बड़े सिक्योरिटी क्राइसिस के दौरान सामने आया है। दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक बेहद सटीक और आक्रामक जवाबी कार्रवाई की, तो उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। इस हाई रिस्क सिचुएशन में भारतीय डिफेंस नेटवर्क ने न सिर्फ विदेशी खतरों और आधुनिक बैलिस्टिक वेक्टर्स को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया, बल्कि यह साबित भी कर दिया कि अब भारत रिएक्शन देने वाला देश नहीं है, बल्कि अब तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर के पूरे समीकरण बदलने वाला देश बन चुका है। दोस्तों, इस ऑपरेशन ने दिल्ली के रणनीतिक गलियारों के अंदर एक बात पूरी तरह से साफ कर दी कि अगर लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना है, तो विदेशी कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंसी को पूरी तरह से खत्म करना होगा। और यहीं से शुरुआत हुई उस बड़े बदलाव की जिसने भारत के पूरे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को बदल करके रख दिया। दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि जो सरकारी कंपनियां कभी सुस्त रफ्तार के लिए जानी जाती थी, उनके समानांतर अब भारत का प्राइवेट सेक्टर फ्रंट सीट पर आ गया है। साल 2026 के इस दौर में भारत का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 1.78 लाख करोड़ रुपीस की ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच चुका है, जो पिछले साल के मुकाबले 15.6% की भारी बढ़त दिखाता है। लेकिन इस पूरे आंकड़े में जो असली चौंकाने वाली बात है, वो है प्राइवेट कंपनियों की एंट्री। दोस्तों, इस पूरी प्रोडक्शन लाइन में अकेले प्राइवेट सेक्टर ने 42,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, जो इतिहास में उनका अब तक का सबसे बड़ा शेयर है। ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि ग्लोबल स्ट्रेटजी का एक निर्णायक प्लेयर बनता जा रहा है। इस पूरे इकोसिस्टम को रफ्तार देने के पीछे सरकार की डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर यानी कि DAP 2026 पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, इस नए फ्रेमवर्क ने खरीद के पुराने उलझे हुए नियमों को बेहद आसान बना दिया है और सबसे बड़ा दाव खेला है इंडिजिनस कंटेंट यानी कि स्वदेशी सामग्री की लिमिट पर, जिसे बढ़ाकर के अब 60% कर दिया गया है। अब सरकार का पूरा फोकस सिर्फ असेंबली लाइन लगाने पर नहीं है, बल्कि सोर्स कोड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को पूरी तरह से भारत की धरती पर रखने का है। और यही वजह है कि टाटा एडवांस सिस्टम्स, अडानी डिफेंस, लॉर्सन एंड टुब्रो और भारत फोर्ज जैसी दिग्गज कंपनियां अब सीधे छोटे मोटे पार्ट्स बनाने वाली सप्लायर नहीं रही, बल्कि वो लीड इंटीग्रेटर्स और बड़े वेपन सिस्टम्स की डेवलपर बन चुकी हैं। दोस्तों, अगर हम जमीनी लेवल पर बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, तो इस इंडस्ट्रियल मोमेंट का सबसे बड़ा फायदा भारत फोर्ज को मिलता दिखाई दे रहा है। साल 2025 के आखिरी महीनों और 2026 की शुरुआत में इस कंपनी ने कुछ बेहद अहम डील्स अपने नाम की हैं। इनमें 2,55,000 से ज्यादा क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स के लिए 1,662 करोड़ रुपए का ऑर्डर और 182 एडवांस टॉप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS की सप्लाई के लिए 4,140 करोड़ रुपए का एक बड़ा एग्रीमेंट शामिल है। इसके अलावा टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ मिलकर के 6,900 करोड़ रुपए की
बड़े आर्टिलरी प्रोजेक्ट को पूरा करना भारत के घरेलू तोपखाने के इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक माना जा रहा है। दोस्तों, कहानी सिर्फ भारी तोपों तक ही सीमित नहीं है। अडानी डिफेंस ने भी बहुत कम टाइम के अंदर एरो स्ट्रक्चर, अनमेन्ड सिस्टम्स और स्मॉल आर्म्स के सेक्टर के अंदर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली है। इसी तरह दोस्तों, एलएनटी को अपनी नेवल इंजीनियरिंग, सबमरीन कंपोनेंट्स और मैरीटाइम सिस्टम्स के लिए लगातार बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। लेकिन असली मुकाबला तो अब शुरू हुआ है, जहां 30,000 करोड़ रुपए के मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि मेल यूएवी कॉन्ट्रैक्ट के लिए टाटा, अडानी और एलएनटी के बीच में एक बेहद कड़ा कंपटीशन चल रहा है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले टाइम में काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी, लाइटिंग, म्यूनिशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स ही युद्ध की दिशा तय करेंगे। और यही वजह है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक प्राइवेट सेक्टर की ऑर्डर बुक 55,000 करोड़ रुपए को पार करने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि यह भारत की नई स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। जो देश कभी दूसरों की टेक्नोलॉजी का इंतजार करता था, वही अब ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आंकड़े पेश किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। जहां साल 2014 के अंदर भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 700 करोड़ रुपए से भी कम का हुआ करता था, वही आज बढ़कर के 39,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ऐतिहासिक एक्सपोर्ट में लगभग 45% हिस्सेदारी भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की है, जो सीधे तौर पर भारतीय डिफेंस पीएसयूज को टक्कर दे रही हैं। दोस्तों, आज भारत के बने ब्रह्मोस कंपोनेंट्स, पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स, एडवांस यूएवीज, इन्फेंट्री वेपन्स दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। जब ग्लोबल मार्केट्स के अंदर इन हथियारों की परफॉर्मेंस, उनकी रिलायबिलिटी को देखा गया है, तो भारतीय प्रोडक्ट्स के ऊपर दुनिया का भरोसा कई गुना बढ़ गया है। ये बदलाव सिर्फ बड़े कॉरपोरेट घरानों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार की आईडेक्स जैसी पहलों ने देश के सैकड़ों स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को इस तरह जोड़ दिया है कि एक बेहद मजबूत और मल्टी टायर्ड घरेलू सप्लाई चेन तैयार हो सके। इसी का नतीजा है कि गोल्डमैन सैक्स जैसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज अनुमान लगा रही हैं कि भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनीज की अर्निंग प्रति शेयर यानी ईपीएस में साल 2025 से 2028 के बीच में 32% की सालाना ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी सफलता के पीछे भी कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। भारत ने भले ही आर्टिलरी, ड्रोन और मिसाइल कंपोनेंट्स में महारत हासिल कर ली है, लेकिन बेहद कॉम्प्लेक्स एरो इंजन और नेक्स्ट जनरेशन के एडवांस सेंसर्स को पूरी तरह से घरेलू लेवल पर डेवलप कर पाना आज भी एक बड़ा टेक्निकल चैलेंज है। हालांकि जिस आक्रामकता के साथ में भारतीय कंपनियां अपने 2026 के ऑर्डर्स को पूरा कर रही हैं, उससे साफ है कि इरादा सिर्फ फौरी तरीके की जरूरतों को पूरा करने का नहीं है, बल्कि पूरी तरह से ही आत्मनिर्भर नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस तैयार करने का है। डिफेंस मिनिस्ट्री का भी यही मानना है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि भविष्य की जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक जंग एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी के दम पर ही लड़ी जाएगी। जहां दुनिया इस वक्त भारी प्रेशर देख रही है, भारत ने अपॉर्चुनिटी तलाश ली है। दोस्तों, पावर गेम में अब भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं है, एक साइलेंट आर्किटेक्ट बनता दिख रहा है। अब फैसले दिल्ली में हो रहे हैं और असर दुनिया में हो रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं।